सुनील और अनिल दोनों सगे भाई थे। ये भाई हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं और वो चीजें अनिल और सुनील दोनों के व्यवहार में दिखती थी। हालांकि दोनों के बीच में आपसी इतना तालमेल था कि गांव के जितने भी सदस्य थे सब लोग इन दोनों की बड़ाई करते थे, क्योंकि दोनों भाई अपने पिताजी का जब से जवान हुए थे वो खेती के कामों में, किसानी के कामों में हर जगह अपने पिताजी के कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। दोनों का जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। पिताजी का कोई और व्यवसाय नहीं था। पिताजी ने आजीवन में कभी अपने नौकरी या और कुछ बाहर परदेश जाकर कभी कमाई का कोई जरिया नहीं खोजा। तो पिताजी के पास जो उनकी पैतृक जमीन थी 5-7 बीघे, उसी में वो अपना खेती किसानी का काम करते थे और ये दोनों बच्चे उनके अनिल और सुनील दोनों उनके साथ में लगे रहते थे। धीरे धीरे जीवन बहुत सुखमय तरीके से व्यतीत हो रहा था। अब जो सुनील था चूंकि बड़ा था और घर में खाना बनाने के लिए सिर्फ माँ थी, यानी कि सुनील के पिताजी, माताजी और सुनील का एक छोटा भाई अनिल। हालांकि जो दोनों के बीच में उम्र की गैपिंग थी, यानी कि जो सुनील था वो अनिल से तकरीबन 2 साल बड़ा था। जीवन की गाड़ी धीरे धीरे आगे चल रही थी और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं सज्जन सिंह की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है। अब जब तबीयत खराब हो जाती है तो पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि पिताजी आपके कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे और उनके पिताजी ठीक भी हो जाते हैं। पिताजी को 2-3 बार ऐसी समस्या आती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि देखिए अब ये वृद्ध हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और अब इनको कोई ना कोई बीमारी तो आती ही रहेगी। अब अनिल और सुनील जब इस बात को सुनते हैं तो थोड़ा सा उनके माथे पर सिकन आ जाती है और फिर अपने पिताजी को घर डिस्चार्ज करा कर लेकर आते हैं। और जब घर डिस्चार्ज करा कर लेकर आते हैं तो माताजी भी बुजुर्ग हो चुकी थी। पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम दोनों, मेरी जो अभी तबीयत चल रही है, जिस हिसाब से मुझे बार बार बीमारी जकड़े जा रही है, इस हिसाब से नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दिन अपने जीवन में चल पाऊंगा। तो तुम लोग हमेशा एक बनकर रहना, साथ में रहना। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्यार से अपना जीवन यापन करना। दोनों बेटे कहते हैं कि ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं। अब पिताजी कहते हैं अपने बड़े बेटे सुनील से कि बेटा तुम्हारी जो है अब उम्र भी हो गई है, 21 साल के हो गए हो बेटा, पढ़ाई भी तुमने इंटर तक कर ली है और माँ का हाल देख ही रहे हो, माँ बुजुर्ग है, तो ऐसे में बेटा तुम शादी कर लो। कहता है कि ठीक है पिताजी। अब लड़की वाले जो है उसकी शादी देखने के लिए आते हैं, उसकी शादी देखना शुरू होती है। एक लड़की कई लड़कियों को देखने के बाद उसे पसंद आ जाती है। घर परिवार वाले भी देखते हैं कि वो ठीक ठाक घराने की लड़की है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहानी के पहले ही बताया कि जो सुनील होता है वो अनिल से करीब 2 साल का बड़ा होता है और फिर उन 2 साल अगले जीवन में जब सुनील की शादी हो जाती है तो कुछ दिन बाद ही पिताजी जो है वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्गवासी होने के बाद दोनों भाई बहुत ही जो है हैरान परेशान होते हैं, क्योंकि पिताजी घर के मुखिया थे, भले ही वो बुजुर्ग हो चुके थे। अब सारी घर की जिम्मेदारी जो है वो सुनील के कंधे पर चली आती है और जब सुनील के कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी आती है तो सुनील भी उस जिम्मेदारियों से भगता नहीं, सुनील भी उस जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद माताजी भी स्वर्गवासी हो जाती हैं। अब सुनील के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब जो उसका छोटा भाई अनिल है उसकी तो शादी हुई नहीं है। अब ऐसे में छोटे भाई की शादी भी करनी है। अब जब पिताजी माताजी दोनों नहीं रहे, धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी अपने रफ्तार में आगे चलती रही। कुछ दिन बाद जो है रिश्ते आने लगे अनिल के। सुनील ने कई लड़कियां देखी, रिजेक्ट की, क्योंकि उसे एक ऐसी घर में छोटे भाई के लिए अपनी पत्नी चाहिए था जो सामंजस्य घर में बनाकर रखे। हालांकि एक लड़की सामाजिक तौर पर उन्हें समझ में आती है जो उनके गांव से कुछ दूर की रहने वाली थी, तो सुनील शादी को मान लेता है। फिर अनिल की शादी हो जाती है। अब अनिल की शादी होने के बाद कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों भाइयों में आपस में जितना ही लगाव था, जितना उनके पिताजी ने समझाया था, वो सारी चीजें
दोनों भाई भूल जाते हैं। और आगे जो पूरी कहानी में होता है, यकीन मानिए कि आप पूरी कहानी सुनेंगे तो एक बार आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आज हम किस समाज में जी रहे हैं, आज लोगों की मानसिकताएं समाज में क्या हो चुकी हैं, और आज समाज कितना दूषित मानसिकता वाला हो गया है। दोस्तों, ये कहानी दो सगे भाइयों सुनील और अनिल की है। इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानियां आपके दिल को छू लेने वाली, सामाजिक या जो आपको कुछ अच्छा संदेश दे सके, इस चैनल पर आपके डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए, बिना आपका समय जाया किए, कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब जब सुनील अनिल की शादी कर देता है तो उसकी पत्नी आ जाती है। अब घर में दो बहुएं हो चुकी थी, यानी कि सुनील की पत्नी और इधर अनिल की पत्नी। दोनों बहुओं का सीधे सीधे जो है ठीक ठाक सामंजस्य चलता रहता है। कुछ दिन तक दोनों बहुओं में बहुत प्रेम होता है, दोनों बहुएं एक दूसरे से बहुत लाड प्यार करती थी, दोनों मिलकर घर के काम को निपटा लेती थी। और इधर जो दोनों भाई थे वो भी अच्छी तरीके से अपने पिताजी की जो पैतृक खेती थी उसको अच्छी तरीके से करते थे। अब ये दोनों भाई खेती किसानी इतनी अच्छी करने लगते हैं कि गांव में दूर दूर तक इनको लोग जानने वाले होते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत उन्नत किस्म से खेती करते हैं। अब एक किसान उसी गांव के बगल का, जो कि अपना कुछ खेत अपनी बेटी की शादी में बेचना चाह रहा था, वो कई लोगों के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना खेत जो है वो बेचना चाह रहा हूं, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और ऐसे में कुछ लोग उस किसान को सलाह देते हैं कि भैया ऐसा है कि आप जो है वो अनिल और सुनील के पास चले जाओ, इस पूरे क्षेत्र में वो सबसे अच्छी खेती करते हैं, और उनसे मिल लो, हो सकता है वो लोग आपके खेत को खरीद लें। अब वो किसान बेचारा अनिल और सुनील के पास पहुंचता है। अनिल सुनील से पूरी बातें बताता है, अनिल सुनील तैयार हो जाते हैं खेत का सौदा करने के लिए। लेकिन अब अनिल कहता है कि भैया ये खेत मैं अपने नाम लिखा लूं, तो सुनील कहता है कि नहीं, मैं अपने नाम लिखा लूं। दरअसल इन दोनों की जो ऐसी दिमागी की स्थिति थी, जो इनकी मानसिकता थी, उसके पीछे इनके दोनों के पत्नियों का बहुमूल्य योगदान था, यानी कि पूरा दिमाग उनकी दोनों की पत्नियां दे रही थी। हालांकि जब दोनों में ये राय तय नहीं हो पाती कि खेत किसके नाम लिखा जाएगा, तो दोनों भाई एक रास्ता निकालते हैं। सुनील अनिल से कहता है कि क्यों ना ये पूरा खेत हम लोग आधा आधा पैसा दें और आधा आधा लिखवा लें। दोनों भाई तैयार हो जाते हैं। दोनों भाई जो है उस किसान के खेत को खरीद लेते हैं 10-10 लाख रुपए में। 10 लाख अनिल ने लगाया और 10 लाख सुनील ने, यानी कि 10 लाख छोटे भाई ने, 10 लाख बड़े भाई ने। दोनों ने अब खेत खरीद लिया। दोनों ने खेत खरीदने के बाद ठीक ठाक ऐसे चलता रहा सब, दोनों आपस में काम करते रहे। अचानक बड़े भाई सुनील को उसके बच्चे की पढ़ाई, चूंकि अब उसके बच्चे भी हो चुके थे, बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, और बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज में बाहर पढ़ने के लिए भेजना था, तो सुनील को कुछ पैसे की जरूरत लगती है। सुनील अनिल से कहता है कि यार कुछ अगर पैसे हो तो जुगाड़ कर दो। तो अनिल कहता है कि भैया ठीक है, मैं कर दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो वो कहता है कि कितना टाइम? तो अनिल कहता है बस 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। अब 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर बड़ा भाई जो सुनील था वो अनिल से कहता है कि क्या हुआ, पैसे का जुगाड़ हुआ? तो वो कहता है कि हाँ भैया, मैं पैसे तो आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूं, पर एक शर्त पे। अब सुनील कहता है कि बताओ क्या शर्त है? तो अनिल कहता है कि भैया जो मैं ये आपको पैसे दे रहा हूं 10 लाख, जो हमने खेत लिखाया है, वो खेत में जो आपका आधा हिस्सा है वो आप मुझे पूरा दे दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है। अब सुनील जो बड़ा भाई था वो जो है वो 10 लाख रुपया अनिल से ले लेता है और कहता है कि ठीक है, खेत को मैं तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं करूंगा, लेकिन जब भी तुम इसे बेचना चाहना, जब भी तुम्हारी इच्छा हो बेचने की, तुम बेच सकते हो। अभी तो खेत हम दोनों के नाम ही है, जहां पे कहोगे मैं वहां पे सिग्नेचर कर दूंगा चलकर। अनिल कहता है कि ठीक है।
कोई बात नहीं भैया, आप चले चलना, जब भी ऐसी कोई ज़रूरत आएगी। वैसे तो हम लोग खेत इसको अपना फसल उगा ही रहे हैं, अभी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब खेत बेचने की बात दूर रह गई। अब दोनों भाइयों में धीरे धीरे जो है, दोनों की पत्नियां आए हुए कई साल गुजर चुके थे। दोनों भाई के पत्नियों की वजह से दोनों भाई में इतना मन मुटाव बढ़ जाता है कि दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अब दोनों भाई जब अलग अलग रहने लगते हैं, तब अब सबके बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे थे। अब इधर अनिल की बिटिया जो सबसे बड़ी थी वो बड़ी हो जाती है। अब अनिल अपनी बिटिया की शादी देख रहा था। अनिल अपनी बिटिया की जब शादी देखने जाता है तो मार्केट में उसे पता चलता है कि यार, लोग तो दहेज अपनी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं, एकदम मुंह फैला के मांग रहे हैं दहेज। अब क्या किया जाएगा? उससे कोई तरकीब नहीं सूझती है कि आखिर वो इतने दहेज की रकम 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। एक जगह अनिल अपनी लड़की के लिए एक रिश्ता देख कर आता है। लड़का ठीक ठाक था, सरकारी नौकरी कर रहा था, एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य, यानी कि वो टीचर होता है, पढ़ाता था उस स्कूल में। जब आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है क्या हुआ। आज उसके चेहरे पर एकदम पूरा चेहरा तमतमाया हुआ लाल था। अब अनिल अपने पत्नी से बताता है कि दरअसल जो डिमांड है उनकी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 8-9 लाख रुपए देने पड़ेंगे तब ये शादी हो सकती है, और हमारे पास इतने रुपए हैं नहीं क्योंकि हम ठहरे किसान आदमी। उसकी पत्नी उसे बताती है कि तुम्हें याद है, तुमने एक खेत खरीदा था, तुमने और बड़े भैया ने मिलके, और वो खेत जो है वो निकाल दो और बिटिया की शादी कर दो। अनिल सोचता है कि जो उसकी पत्नी कह रही है ठीक ही कह रही है, कोई गलत तो कह नहीं रही है, क्योंकि उन्हें खेत की जरूरत नहीं थी, लेकिन कृषि के लिए उन्होंने खेत उसको खरीदा था और उनके पास खुद की अपनी पैतृक जमीन इतनी है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो ग्राहक लगाना शुरू करता है, बिटिया की शादी इधर अपना तय कर लेता है मास्टर साहब के यहाँ। शादी की धीरे धीरे जब समय नजदीक आने लगता है, तारीख नजदीक आने लगती है, तो वो जो लड़के पक्ष वाले थे, यानी कि जहां अनिल ने अपनी बिटिया की शादी तय की थी, वो लोग कुछ पैसे की मांग करते हैं। तो अनिल जो है अपने भाई से कहता है, चूंकि दोनों में बोलचाल नहीं थी, अब जब दोनों में बोलचाल नहीं थी तो कैसे कहता, तो अनिल जो है वो जाके अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया ऐसा है कि वो जो खेत हम लोगों ने लिया था एक साथ, वो पूरा खेत जो है वो हम बैनामा करने वाले हैं दूसरे के नाम, क्योंकि बिटिया की शादी है। आपने भी बच्चे के पढ़ाई के टाइम 10 लाख मुझसे लिया था, मेरी बिटिया की शादी है, मैं खेत बेचना चाहता हूँ। अब सुनील के मुंह से निकलता है कि देखो, ये खेत तुम बेच सकते हो और मैं साइन करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन शर्त एक है। वो शर्त ये है कि जो 10 लाख रुपए तुमने मुझे दिया था उतने दिन पहले, उसके हिसाब से अब जमीन के रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं टोटल साइन करने के लिए 10 लाख रुपए लूंगा। तब अनिल समझाता है कि बड़े भैया देखो, ऐसा है कि जब आपने 10 लाख रुपए मुझसे लिए थे तब उन 10 लाख रुपए की अलग कीमत थी, अब उनकी अलग कीमत है। अगर मैं उसको बैंक में डाला होता तो उतने तो ब्याज बन गए होते जितना जमीन का रेट बढ़ गया है। लेकिन सुनील इन सब बातों को टाल देता है, इन सब बातों पर वो एग्री नहीं होता। वो सीधा अपने छोटे भाई से कहता है, भाई अगर तुम्हें 10 लाख रुपया देने हैं तो तुम बताओ, मैं साइन कर दूंगा चल के, जहां कहोगे तुम रजिस्ट्री करवा देना जिसके नाम करवाना है। अब अनिल को एक बार सदमा सा लगता है कि उसका सगा भाई, उसका लड़का जब पढ़ने जा रहा था बाहर, तब उसने एक बार में ही 10 लाख रुपए एक झटके में ही दे दिए थे, लेकिन आज उसका बड़ा भाई जो एक ही माँ के कोख से दोनों पैदा हुए, आज ऐसा कर रहा है। अपनी पत्नी से बताता है, पत्नी कहती है कि देखो बिटिया की शादी की बात है, ऐसे में जो वो कह रहे हैं कर दो। अब अनिल बेचारा झेप जाता है, परेशान होकर अपने बड़े भाई से मिलता है, और बड़े भाई से मिलने के बाद जो है वो कहता है कि ठीक है भैया, मैं आपको 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप चलिए साइन कर दीजिए। और फिर वहां पे जाते हैं वो लोग तहसील में, जहां पे बैनामा होता है। तहसील में जाने के बाद जो है अनिल उस व्यक्ति को, जिसको खेत बेच रहा था, उसको बैनामा कर देता है, और जो धनराशि मिलती है उसमें से 10 लाख बड़े भाई को दे देता है। अब जो पारिवारिक संबंध था वो एक बार और ज्यादा बिगड़ जाता है। अनिल और सुनील दोनों में यहां तक नौबत आ जाती है कि अनिल अपनी बेटी की शादी में अपने बड़े भाई सुनील को बुलाता ही नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपसे यहां पर और पूछना चाहूंगा दोस्तों,
कि अगर आप होते इस स्थान पर तो आप क्या करते, आप अनिल की जगह होते तो क्या आप अपने बड़े भाई को निमंत्रण देते। खैर अनिल ने नहीं दिया। जब अनिल ने अपने बड़े भाई को निमंत्रण नहीं दिया तो अनिल के तो सुनील के घर से कोई भी उस निमंत्रण में नहीं गया, जबकि सुनील को यह चाहिए था मेरे हिसाब से कि वो बड़ा भाई है तो उसकी छोटे भाई की जो बिटिया है उसकी ही बिटिया हुई तो उसको जाना चाहिए था बिना निमंत्रण दिए भी। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, फिलहाल आपकी क्या सोच है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा। तो अब जो है शादी अनिल की बिटिया की धूम धड़ाका से सब अच्छी तरीके से निपट जाती है। अब फिर धीरे धीरे जिंदगी के दिन गुजरने लगते हैं। अब इस बीच जो है जो सुनील का बेटा होता है जिसे उसने 10 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ाई के लिए भेजा था, वो एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी पा जाता है, अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी करने लगता है और जो सुनील का दिन था वो पूरी तरीके से वापस आ चुका था। सुनील कहने का मतलब गांव में एक अच्छा खासा पैसे वाला आदमी बन चुका था, वो भी बेटे की वजह से, क्योंकि बेटे के पीछे सुनील ने बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया उसे पढ़ाने में और बेटा अब कामयाब हो चुका था। अब सुनील के पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो जिसकी जमीन चाहता उसकी जमीन खरीद लेता। हालांकि सुनील ने किया भी ऐसा, एक जगह वो जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद कुछ ऐसा ही दिमाग लगाता है जैसे उसने अपने छोटे भाई के साथ लगाया था। कहने का मतलब कि उसने जमीन ले ली लेकिन कुछ पैसे जो है वो बचा दिए, सामने वाले को नहीं दिए जिससे रजिस्ट्री करवाई। अब जब सामने वाले को नहीं दिए, सामने वाला परेशान हो गया, अब उसने जाके कोर्ट में मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा धीरे धीरे चलने लगा कोर्ट में। अब जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सुनील के नाम से, तो सुनील को हर डेट पर पेशी पर वहां पर कोर्ट में जाना होता था। अब अचानक सुनील एक दिन रात में अपने फसलों में पानी लगाया था और पानी लगाने के बाद चूंकि बेटा एक ही था, वो भी बाहर पढ़ रहा था, अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, खेत में पानी लगाया था, पूरी रात उसने जो है फसलों की सिंचाई की थी और अगले दिन कोर्ट की तारीख थी। अब सुनील जो है वो इत्मीनान से सो रहा था गहरी नींद में और उसने सोचा कि रात भर जगा हूं, सुबह भी जब तहसील का, दीवानी का, न्यायालय का टाइम होगा, कोर्ट का, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो सो जाता है और उधर उसने जो वकील किया था वो लगातार उसके फोन पर फोन किए जा रहा था। अब जब वो सो के उठता है, देखता है कि वकील साहब की कई बार फोन आया है, वकील साहब से फोन मिलाकर बात करता है तो सुनील को वकील साहब बताते हैं कि भाई साहब आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। अब सुनील कहता है सुनाओ भाई कौन सी बुरी खबर है, क्योंकि उसके दिन तो बहुत अच्छे चल रहे थे। तो इधर वो सोच रहा था कि पैसे के दम पर मैं कोर्ट का जो है केस भी जीत लूंगा। अब उसका वकील उसे बताता है कि दरअसल जो जिसको तुम्हारा जमीन का विवाद चल रहा है, जिसकी तुम केस लड़ रहे हो कोर्ट में, वो पार्टी आज आई थी और पार्टी ने जज साहब के पास तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए एक व्यक्ति का नाम दिया है। जानना चाहते हो वो व्यक्ति कौन है? अब सुनील पूछता है कि भाई कौन है? तो वो कहता है कि कोई और नहीं, तुम्हारा छोटा भाई अनिल है। अब सुनील परेशान हो जाता है, सुनील के दिमाग में वो सब बातें गूंजने लगती हैं कि भाई जो है उसके साथ मैंने गलत किया था, वो कोर्ट में गवाही देगा। तो वहां तो 10 लाख का मैटर था, यहाँ लेकिन 50 लाख का मैटर है। और अगर मेरा सगा ब्लड रिलेटिव, मेरा सगा भाई जो एक ही माँ बाप के दोनों बेटे हैं, अगर वो कोर्ट में ऐसी गवाही मेरे खिलाफ दे देगा तो मेरा क्या होगा? अब सुनील बहुत हैरान परेशान हो जाता है और सीधा ही अपने पत्नी को ये सारी बातें बताता है। वकील साहब से कहता है कि वकील साहब ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। अब उसकी पत्नी जब ये सब सुनती है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखो हमारे दोनों के बीच में है, तो आप दोनों सगे भाई, हमारे दोनों के बीच में कोई बातचीत तो है नहीं, इतने दिन से दोनों के खानदान भी नहीं है, इतने दोनों से किसी के द्वार पर ना हम उनके द्वार पर आते हैं ना वो हमारे द्वार पर आते हैं। ऐसे में कोई बात नहीं, एक बार आप देवर जी का अगर नंबर हो तो फोन मिलाइए। अब सुनील अपना फोन निकालता है और फिर फोन मिलाता है और जब फोन मिलाता है तो फोन 2-3 बार मिलाता है लेकिन अनिल उसका फोन उठाता नहीं। अब दोनों पति पत्नी वहीं बैठकर बात करते हैं कि उसको शायद भनक लग गई होगी, उसको पता चल गया होगा कि वो इस तरीके से काम कर रहा है और हम उसको मनाने के लिए ऐसा जो है काम कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं।
अब पत्नी कहती है कि ठीक है मत मिलाओ। अब पत्नी अपने पति सुनील से पूछती है कि अगर भाई साहब ने, जो देवर साहब हैं, जो आपके छोटे भाई अनिल हैं, अगर उन्होंने कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दे दी तो पूरा मामला कैसा होगा। तो सुनील के मुंह से निकलता है कि मामला कैसा होगा वो रब जाने, वो भगवान जाने, पर हम इस कोर्ट की केस को पूरी तरीके से हार जाएंगे। अब मरता क्या न करता बेचारा सुनील बहुत परेशान था, बुरा पुराने दिनों को याद करके कि उसने शायद अपने भाई के साथ 10 लाख रुपए की बेईमानी, 10 लाख रुपए का घपला ना किया होता तो आज ये स्थिति, ये नौबत ना आती। खैर कई बार वो उससे मिलना भी चाहता है लेकिन अनिल उससे मिलता नहीं। जब भी वो अपने बड़े भाई को देखता तो रास्ता ही चेंज कर देता, रास्ता ही बदल देता। खैर धीरे धीरे दोस्तों समय कटने लगता है, कुछ दिन बीत जाता है, फिर कोर्ट में फैसले की घड़ी आती है। और जिस दिन फैसले की घड़ी आती है, दोनों पति पत्नी, अनिल और सुनील की पत्नी, दोनों ही पूरी रात नहीं सोते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, कोर्ट का टाइम होता है, इधर सुनील जो है कोर्ट पहुंचता है, उधर अनिल अपने उन साथियों के साथ जो कि उसके सगे बड़े भाई के विरोधी थे, उनके साथ कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में कार्रवाई शुरू होती है। कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने के बाद जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठने के बाद पूछना शुरू करते हैं। अचानक जो सुनील के एंटी पार्टी का वकील होता है वो कहता है कि जज साहब, आज मैं कटघरे में एक ऐसे व्यक्ति को पेश करना चाहता हूं जो कोई और नहीं बल्कि इनका सगा छोटा भाई है। और यहां तक महोदय कि इन्होंने अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी घपला किया। अब जज साहब फाइल की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है बुलाओ। अब कटघरे में अनिल को बुलाया जाता है, छोटे भाई को। छोटा भाई आता है। जब छोटा भाई आता है तो बड़ा भाई सुनील कटघरे के जस्ट सामने लगी एक चेयर पर बैठा था। उसके माथे पर पसीना आने लगता है और वो सोचने लगता है कि काश मैंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा ना किया होता तो आज पूरा मामला ही अलग होता। अब सोचते सोचते दोनों भाइयों की निगाहें मिलती, जैसे अनिल सुनील से निगाहों की भाषा में कह रहा हो कि बताओ आज क्या हाल है, आज तो बुरे फंसे हो। और जैसे सुनील अपने छोटे भाई अनिल से ये कह रहा हो कि तुम मेरे विरुद्ध मत जाना, मेरे खिलाफ मत जाना। तुम्हें याद है जब माता पिता नहीं थे तो मैंने तुम्हारी शादी की, जब माता पिता नहीं थे तब मैंने तुम्हारी परवरिश की एक बाप और एक मां बनके, तुम मेरे विरुद्ध मत जाना। ये सब सोचकर सुनील अनिल की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दोनों भाइयों की आपस में बातें होती हैं। अब अनिल कटघरे में खड़े खड़े सोच मग्न हो जाता है, सोचता ही रहता है। जैसे ही सोचता रहता है वैसे जज साहब सामने से आवाज लगाते हैं, अनिल ये आपके भाई हैं। अनिल के मुंह से निकलता है, जी जज साहब ये मेरे बड़े भाई हैं। जज साहब कहते हैं कि आपके साथ इन्होंने कभी कोई घपला किया, आपके साथ कोई 10 लाख रुपए का इन्होंने गलत किया। अब अनिल के मुंह से निकलता है, जज साहब ये मेरे बड़े भाई हैं और जहां तक मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई ने मेरे माँ बाप के दुनिया छोड़ देने के बाद मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की। ये किस्मत की बात है कि जो मैं अब भी खेती किसानी कर रहा हूं जज साहब। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जज साहब, एक छोटे भाई होने के नाते इनका, बड़े भाई सुनील का, इनके बारे में जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ये अपने बेटे से, अपने पत्नी से, ये पूरे परिवार से बहुत प्रेम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरीके से निर्वहन करते हैं। जज साहब जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और जहां तक मैं समझता हूं, मेरे भाई ने मेरे जानने में, जब मैं इनसे 2 साल छोटा हूं, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे परिवार और खानदान की छवि धूमिल हो। और जज साहब इन्होंने मेरे साथ तो कभी गलत किया ही नहीं। और जज साहब ये जो पूरा ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं जज साहब। मेरे भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरे बड़े भाई जो है वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक अपने जो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करते हैं। और जज साहब जब मैं इनका छोटा भाई हूं, इन्होंने मेरे साथ नहीं गलत किया और किसी भी आदमी के साथ पूरे गांव में इन्होंने गलत नहीं किया, तो ये कैसे गलत कर सकते हैं। रही इन लोगों की बात, जो लोग मुझे यहाँ गवाही देने आए हैं, इन लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए देने की
पेशकश की थी। और अगर आपको यकीन ना हो जज साहब, तो ये देखिए मोबाइल कल की रिकॉर्डिंग है। जज साहब उस मोबाइल को देखकर पूरा रिकॉर्डिंग ध्यान से देखते हैं, और जब पूरा रिकॉर्डिंग देखते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उधर एंटी पार्टी से जो कि सुनील के खिलाफ केस लड़ रहे थे, अनिल जो कि छोटा भाई था उसको अपना बना कर लाए थे, उन लोगों के चेहरे पर हवाइयां तैरने लगती हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा लगता है एंटी पार्टी को कि जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। अचानक जज साहब कलम उठाते हैं और सुनील के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, और तुरंत ही अनिल उस कटघरे से निकलकर बाहर खड़ा होता है। जैसे ही वो कटघरे से बाहर आता है, सुनील उससे कुछ बात करना चाहता था बड़ा भाई होने के नाते, लेकिन अनिल ने वहां पर कोई बात नहीं की। उसके बाद वो सीधा अपने घर की तरफ रुख करता है, जिसके साथ वो गया था उन लोगों को वहीं छोड़ देता है, और उसके बाद अपने भाई, बड़े भाई सुनील को भी वहीं छोड़ देता है, सीधा घर पहुंचता है। सुनील भी अपना घर पहुंचता है, और जब सुनील घर पहुंचता है, सबसे पहले उसकी पत्नी उसे देखती है। आज वो बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसकी पत्नी गर्व और घमंड के भाषा में, क्योंकि उसका बेटा कमा रहा था, कहती है कि पैसे के बल पर केस जीत लिया ना, आखिर में देवर जी कुछ नहीं कर पाए ना, गवाही देकर भी हमसे छोटे रह गए ना। सुनील रोने लगता है। सुनील रोकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और कहता है कि आज उसके भाई ने, अनिल ने जो किया, हर सगे भाई को वही करना चाहिए, हर अच्छे भाई को वही करना चाहिए जो आज पूरे कोर्ट रूम में अनिल ने किया। वो पूरी बातें अपनी पत्नी को बताता है, और जब पूरी बातें सुनील अपनी पत्नी को बताता है तो बरबस उसकी भी निगाहों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच नहीं पा रही थी कि जिस देवर को, जिस छोटे भाई को वो इतना गलत तरीके से मार रही थी, उसके साथ इतना गलत बर्ताव, उसके फैमिली के साथ इतना गलत बर्ताव कर रही थी, आज उसी भाई ने एक भाई की लाज बचा ली। खैर, दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। उसके बाद शाम को अपने छोटे भाई अनिल के घर जाते हैं। अनिल के घर जाने के बाद बड़ा भाई छोटे भाई से हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, और कुछ पैसे लेकर गया था वो, जो उसने पहले बेईमानी की थी, वो 10 लाख रुपए देने को आतुर होता है। लेकिन अनिल कहता है कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नजर में, मेरे दिमाग में, मेरी मानसिकता में मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरा भाई सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। उन पैसों की कदर बड़े भैया आपको है, लेकिन इन पैसों की कदर हमारे परिवार से बढ़ के, हमारे खानदान से बढ़कर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य इतना था कि जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं दोस्तों, जब हमारे बड़े भाई को या छोटे भाई को, किसी भी भाई को हमारी जरूरत होती है। मजबूरी के दिनों में, जब दिन सही ना चल रहे हों, या बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब एक भाई को एक भाई की सख्त जरूरत होती है, और ऐसे समय में एक और एक मिलकर 11 हो जाना चाहिए। अधिकार के साथ, प्यार के साथ अपने भाई का हाथ पकड़ लेना चाहिए, अपने भाई का दामन पकड़ लेना चाहिए, और उससे बोलना चाहिए कि भाई डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। बेशक आप पद में, प्रतिष्ठा में उस भाई से छोटे हों या बड़े हों, ये मायने नहीं रखता, मजबूरी में उसके साथ खड़े ही रखना मायने रखता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हमारे धर्म ग्रंथों में भी देखा होगा, हमारी जो संस्कृति है उसमें भी देखा होगा, भगवान रामचंद्र ने सोने की लंका पर विजय प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा श्रेय था, वो ये था कि भगवान रामचंद्र के जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो आजीवन उनके साथ भाई बनकर खड़े रहे। रावण, जिसके पास इतनी बड़ी सोने की लंका थी, वो पूरी तरीके से हार जाता है। रावण का भाई जो था उसके विरुद्ध खड़ा था। इसलिए हमेशा एक चीज हमें अपने जीवन में ध्यान देना चाहिए, भाई जब रण क्षेत्र में गुजर रहा हो तो हमेशा हमें उसे लक्ष्मण बनकर थाम लेना चाहिए। दोस्तों, फिलहाल आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी कहानी कहां से देख रहे थे? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोगों के प्यारे से कमेंट आए थे, जिनमें जीतू भाई का कमेंट आया था। जीतू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट था सीपी उपाध्याय का, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो सीपी भाई, आपको भी बहुत दिल से धन्यवाद।
इन दो लोगों का प्यारा सा कमेंट आया था दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर मिलता है उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये पूरी कहानी कहाँ से देख रहे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी ये भी हमें जरूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, पारिवारिक सामाजिक, जो आपको एक अच्छी सी सीख दे सके, ऐसी कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।